जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर है हमारे साथ गुफ्तगू में एमएम बिलाल महबूब साहब जो फील्ड हेड से जिनका तल्लुक है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसीजर्स के हवाले से जो पाकिस्तान में राइज हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का बड़ा शोर रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या इतने लाखों का जो एक स्टाफ हायर किया जाता है, गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स को हायर किया जाता है और बड़ी एक बड़ी प्रैक्टिस बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है, तो क्या अगर उसको सिंप्लीफाई करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर अगर कर दिया जाए तो? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी गलतफहमी है लोगों के दिलों में कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कोई हमारे अखराजात में कमी हो जाएगी, हमारी अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत कम हो जाएगी और इलेक्शन बहुत फ्री एंड फेयर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। एक तो जो वोटिंग पोलिंग स्टेशन का अमला है उसमें कमी का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि वो शायद ज़्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मेंटेन करने के लिए और उसमें जो दिक्कत पैदा होती है उसको ट्रबल शूटिंग के लिए आपको मज़ीद टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होगी। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम इंडिया ने जो इंट्रोड्यूस किया था वो को 22 साल में इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हुआ, फिर एक सूबे में हुआ, फिर मज़ीद कुछ रियासतों में हुआ अल्टीमेटली। तो इस पूरे प्रोसेस में नेशनल लेवल तक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस्तेमाल होते हुए 22 साल लगे थे उन्हें, और ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ली जाएगी, ये कितने साल के लिए कारआमद होगी? गालिबन एक इलेक्शन के लिए, और अगर दूसरे इलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होगी तो उसकी स्टोरेज, वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल, डस्ट कंट्रोल, ये बहुत एक्सपेंसिव है। कोई 10-12 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने ये अडॉप्ट करने के बाद उसको फिर बाद में तर्क कर दिया क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमारे लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। और फिर उसमें सेंट्रल लेवल पे अगर कोई रिगिंग करना चाहे तो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से रिगिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। वो यानी बजाय इसके कि रिगिंग को रोक के वो आसान कर देगा। और आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो बेसिकली क्या करता है, वो आपको हर पोलिंग स्टेशन के जो वोट काउंट है वो फ़ौरन दे देता है। यानी आपको जो वोट काउंट करने हैं पोलिंग स्टेशन पे, उस पर आपको आधा घंटा लग जाएगा, घंटा लग जाएगा, क्योंकि पूरे 1000 वोट होते हैं, उसको काउंट करने में कितना टाइम लगता है। तो उसमें अगर आप वक्त बचा लेंगे और अगर उसको 15 मिनट में, 5-10 मिनट में आपको हासिल हो जाएगा, तो ये इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है जिसके लिए आप अरबों रुपए खर्च कर दें और उसके लिए फिर आप स्टोरेज भी बनाते फिरें और बाकी तमाम मसाइल का भी सामना करें। सही। 2024 के इलेक्शन में वजूद में आने वाली जो गवर्नमेंट है उसको 1 साल से कुछ ज़ायद हो गया। क्या समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट विद अलाइज़ के साथ जो कर रही है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है विद अलाइज़, क्या देखते हैं कि 1 साल में कितना काम हो गया है और कितनी तवक्कुआत थी, कितना भी बाकी? देखिए, मेरे ख्याल में तो इस 1 साल में जो सबसे बड़ा मसला था हुकूमत के सामने, वो इक़्तिसादी तौर पे अपनी हैसियत को बहाल करने का था, या कम से कम स्टेबलाइज़ करने का था। यानी इस हद तक मुस्तहकम हो जाए कि वो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था ना, कि जिससे आप बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाते, वो नहीं होगा। तो वो कम से कम इस 1 साल में उन्होंने IMF के साथ बाकायदा जो मुज़ाकरात किए, कामयाब किए, उसके नतीजे में ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी ये है। और दूसरी बात यह है कि वो जो इन्फ्लेशन थी, जो 30% के करीब थी जब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को संभाला है, उसमें कमी आई है और अब ये सिंगल डिजिट पे आ गया है। तो ये भी बहुत ऑब्जर्वर, आपके ख्याल में जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो डाटा है वो वाकई ही दुरुस्त है या उसमें मैनिपुलेशन है कोई? नहीं, मेरे ख्याल में चूँकि इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने उसको वेरीफाई किया हुआ है तो वो तो दुरुस्त है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जो इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जो लॉन्ग टर्म इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं वो बाकी हैं। मिसाल के तौर पे हम जितना ख़र्च करते हैं डॉलर्स का, वो हमें उतने हम कमाते नहीं हैं। तो जो गैप होता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज में, वो हम कर्ज़ लेते हैं हर दफ़ा। तो आप कितना कर्ज़ लेते चले जाएंगे, अब आपको कोई कर्ज़ नहीं देता, तो अब आप कैसे पूरा करेंगे? तो अभी भी ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं आपके गैप के मुतालिक, उसका मतलब यह है कि आपके एक्सपोर्ट्स उस हिसाब से नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। यानी आप आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर इसको ज़रा डिस्कशन को इस तरह से देखें कि आपके डॉलर्स जो आउटफ्लक्स हो रहे हैं वो आपकी जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट हम लग्जरी आइटम भी कर रहे हैं, हम गाड़ियाँ भी कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, पेट्रोल कर रहे हैं,
तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी या तरजीहात ये नहीं होनी चाहिए कि कम से कम लग्जरी आइटम्स को या फिनिश गुड प्रोडक्ट को जो है वो बंद करके बेसिक रॉ मटेरियल या बेसिक चीज़ें सेमी मैन्युफैक्चर जो ज़राए मुबादला हमारा बाहर जाए बजाय इसके कि हमें IMF या दूसरे डोनर एजेंसी से देखते रहें? तो ये क्या बड़े लेवल पे ये चीज़ डिस्कस नहीं होती? नहीं होती है, डिस्कस भी होती है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जो लग्जरी गुड्स हैं उनके ऊपर तो काफ़ी हद तक पाबंदी लग चुकी है, और अभी भी उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ड्यूटी है कि बहुत ही कम लोग उसको मंगा पाते हैं। लेकिन ये भी जहन में रहे कि वो जो ड्यूटी होती है वो भी आपको आमदनी में इजाफा करती है। तो आप किसी हद तक की ऐसी चीज़ों पर पाबंदी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन पर पाबंदी लगाएं तो आपको टैक्स और ड्यूटी की बाद में जो आमदनी हो रही है वो भी अचानक कम हो जाती है। कुछ मुआहदे भी हमारे फ्री ट्रेड के हुए हैं मुख्तलिफ। नहीं, वो अब इतने मुआहदे एप्लीकेबल नहीं हैं, क्योंकि सारी दुनिया अब उनकी खिलाफ वर्जी कर रही है। वो जो हमारे पास WTO का एक सिस्टम होता था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वो कम हो गया। लेकिन असल बात यह है कि हम जितने डॉलर कमा रहे हैं हम उतने ही खर्च कर रहे हैं या उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो लग्जरी गुड्स के ऊपर अगर पाबंदी लगा के हम डॉलर बचा सकते हैं तो लाजमी बचाने चाहिए, और जो डॉलर्स हम खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर भी हमें पाबंदी जितनी लगा सकते हैं लगानी चाहिए। और उसका इजाफा इसी सूरत में हो सकता है कमाने का कि हम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, तो हमने ये जो कैनाल्स लगाने का मंसूबा है इसके पीछे भी यही था कि हमने कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी है पंजाब में, उससे कुछ पैसे कमाने हैं। वो हमसे कई लोग ख़रीदने के लिए तैयार हैं। अगर हम ऐसी फसलें बना लें, गंदम है या दूसरी फसलें हैं, कॉटन है या दूसरी चीज़ें हैं, वो कई मुल्क हमसे ख़रीदने को तैयार हैं, फॉरेन एक्सचेंज देने को तैयार हैं। लेकिन अगर वो कामयाब होगा तो फिर ये हो सकेगा। लेकिन जब तक हम ज़्यादा नहीं कमाएंगे और कम नहीं खर्च करेंगे तो लॉन्ग टर्म मसाइल हुकूमत के सामने खड़े हैं। फौरी तौर पे मसला उन्होंने हल कर लिया है कि डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो गया। सही। चलें, आपने माशी तौर पर जो हुकूमत की कारकर्दगी है उससे आप किसी हद तक मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई करप्शन जो है वो उसका ख़ात्मा हुआ है? क्या गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं, महकमे हैं, उसमें जो है एक आम आदमी के मसाइल हैं, वो सरकारी अफसरशाही, वो क्या उसमें भी कमी आई है या वो उसमें क्या आपके ऑब्जर्वेशन है? नहीं, मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई कमी आई है या कोई इम्प्रूवमेंट है, बल्कि हालिया जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स है उसमें तो कुछ इजाफा देखने में आया है। इसका मतलब है करप्शन की कमी तो बिल्कुल नहीं हुई, और जो सरकारी इदारों के अंदर एफिशिएंसी का फुकदान है कि आपके काम नहीं होते, मसले जल्दी से हल नहीं होते और उसमें मुश्किलात पेश आती हैं, वो अपनी जगह वो भी वैसे ही मौजूद है। उसमें तो कोई इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। ये अब अगले 4 साल अगर ये हुकूमत रह जाती है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट दिखाती है तो वो देखने वाली बात है। और लेकिन इसका बड़ा हिस्सा जो है वो सूबाई हुकूमतों से मुताल्लिक है। तो सूबाई हुकूमतों की गवर्नेंस कितनी बेहतर हुई है ये भी अगले 4 सालों में देखने वाली बात होगी। 1 साल में तो कहना बड़ा मुश्किल है कि उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट। ईयरली रिपोर्ट आपकी तरफ से गवर्नमेंट कारकर्दगी के हवाले से जारी की गई है 2024-25? अभी हम उसके लिए तो पहले साल का चूँकि अभी ख़त्म हुई है तो डाटा हमने हुकूमतों से मांगा हुआ है, वो हमें कुछ टाइम लगेगा, 2-3 महीने शायद लग जाएंगे। हर साल हम इरादा रखते हैं कि गवर्नेंस की क्वालिटी के ऊपर रिपोर्ट जारी करेंगे, लेकिन उसके लिए डाटा जो ही हमें मिलेगा, कुछ सूबों से मिल गया है, कुछ सूबों से मिल रहा है, तो हम सूबों का एक कंपैरेटिव असेसमेंट करेंगे कि गवर्नेंस किस सूबे में निस्बतन बेहतर है। नहीं, अच्छा, गवर्नमेंट खुद कफ़ातशारी का जिक्र करती है, IMF का भी दबाव है कि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम हो, लेकिन हालिया दिनों में प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ाई गई, फेडरल की बढ़ाई गई, अब सेनेट की भी बढ़ गई हैं। तो क्या ज़रूरत थी इसकी कि इस मौके पर जब इतना एक्सपेंसिव जो है वो गवर्नमेंट को चलाना हुआ है और मज़ीद एक्सपेंसेस में इजाफा किया जाए? ये राय बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इजाफा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हम अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में तो हर साल इजाफा करते हैं ना। एक तो उनका नॉर्मल एक पे स्केल के मुताबिक जो उन्हें इंक्रीमेंट मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन बजट में हर साल हम उनको एक रिलीफ भी देते हैं, कभी 10%, कभी 20%, कभी 30%। लास्ट टाइम 30% के करीब ये इजाफा हुआ। तो ये पिछले 9 साल से हमारे असम्बली के मेंबर्स की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ।
तो ये भी हमें रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। मेरी जो राय है वो मैं देखता हूँ कि पॉपुलर राय तो नहीं है, लेकिन मैं चूँकि रिसर्च करके हमारा इदारा इस बारे में राय कायम करता है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो इजाफ़ा हुआ है ये एक गैर मुनसफ़ाना नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल अब वो टाई अप होना चाहिए कि जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में अगर इजाफ़ा हो तो फिर उसी निस्बत से इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारे लेजिस्लेटर्स की तनख्वाह में इजाफ़ा भी होना चाहिए, क्योंकि सारे इसके अंदर रईस या जागीरदार नहीं है और इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। कई लोग मिडिल क्लास से भी आते हैं, वो तो फिर आइंदा कभी इस तरह के कामों में हिस्सा ही नहीं लेंगे अगर उनको आप उनके जो क्वालिफ़िकेशन है और उनके काम के हिसाब से आप मुआवजा नहीं देंगे, क्योंकि अब ये एक फुल टाइम काम है। ये नहीं हो सकता कि आप कहीं मुलाजमत कर रहे हैं और साथ आके आप असम्बली की मेंबरशिप के तकाजे भी पूरे कर लें। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो इजाफ़ा हुआ है वो मेरे ख्याल में मुनसफ़ाना इजाफ़ा। एक मौसूफ वज़ीर को मैंने जब मुबारकबाद दी कि आपकी 1 मिलियन सैलरी हो गई है, तो उसका कहना ये था कि आप मिलियन करेक्शन कर लें क्योंकि 3 लाख तो मेरा टैक्स कट जाता है। तो ज़ाहिर है डिक्लेयर जो आपकी इनकम होगी उस पर टैक्स भी बनता है। अच्छा, कुछ इन्फ्लेशन भी है तो ज़ाहिर है मुताबिकत रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि शाहाना प्रोटोकॉल भी तो है अदर दैन सैलरी जो आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये गाड़ियों के एक बड़ा एक स्क्वाड्स नज़र आते हैं सिक्योरिटी के नाम पे भी, और उसके अलावा भी इतना वो भी तो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ, उसको भी तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए अदर दैन कि आप सैलरी को जस्टिफाई करें। मैं इस बात का बहुत हामी हूँ कि इस किस्म की जो तमाम सहूलियात जिसे पर्क्स कहते हैं उनको मोनेटाइज कर देना चाहिए, और फिर जो पैसे उनको मिलते हैं बस उसी में वो अपना पूरा करें। मसलन बजाय इसके कि किसी को गाड़ी दी जाए, आप उस गाड़ी का जो अलाउंस है आप उसकी तनख्वाह के अंदर शामिल कर दें ताकि लोगों को नज़र आए कि इसकी तनख्वाह क्या है। अब ये जो हिडन चीज़ें हैं ना पर्क्स की, कि आपको ड्राइवर गाड़ी मिल रही है, ड्राइवर मिल रहा है और साथ उसके पेट्रोल भी मिल रहा है, तो ये फिर लोगों को नज़र नहीं आता और इससे करप्शन के रास्ते खुलते हैं। लेकिन मैं गाड़ियों के बारे में मेरी मालूमात के मुताबिक तो तमाम MNA और MPAs को गाड़ियाँ वगैरह कोई नहीं मिलती। ये सिर्फ जो असम्बली के कमेटियों के चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन्स हैं, उनको मिलते हैं, या फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर को मिलते हैं, वज़रा को मिलते हैं, लेकिन आम अरकान असम्बली को कोई गाड़ी, कोई पेट्रोल, कोई ड्राइवर नहीं मिलता। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हमने हालिया अदवार में देखा है कि जो अपोजिशन में पार्टीज़ होती हैं या अपोजिशन के लोग होते हैं उनके ऊपर केसेस होते हैं और गवर्नमेंट जो है उनके वो केसेस फैब्रिकेट कर रही होती है, तो अब ये अब लाजमी परसेप्शन एक बनता जा रहा है कि जो अपोजिशन में होगा वो या तो कैद होगा या केसेस को फेस कर रहा होगा। तो हमें ये रवैया कब तक ये हम बर्दाश्त करते रहेंगे? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक ज़माना ऐसा नज़र आया था कि हमें लगा था कि हम इसको पीछे छोड़ गए हैं और अब हम आगे बढ़ गए हैं। जब 2000 मिसाल के तौर पे 2008 का इलेक्शन हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, तो उस ज़माने में हमने देखा कि बहुत कम, कोई भी सियासी कैदी नहीं था और अपोजिशन के ऊपर कोई तशद्दुद या रुकावट नहीं थी। मुझे याद है कि तारुल कादरी साहब एक बड़ा जुलूस लेके इस्लामाबाद गए थे और उन्होंने बहुत सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसको निगोशिएशन के ज़रिए से हल कर लिया था। और PMLN जो पहले कोलिशन में थी, बाद में फिर वो अपोजिशन में भी चली गई, तो उन्होंने भी हुकूमत के साथ कोऑपरेट किया और पीपल्स पार्टी ने भी उनके साथ कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। यही काम हमें 2013 में नज़र आया जब PMLN की गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने भी कोई अपोजिशन के साथ कोई ऐसा काम नहीं किया। चलती रही वो इसलिए कि उस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो गया था। लेकिन फिर जब एक तीसरा फरीक PTI सामने आया और उन्होंने 2014 में ये एजिटेशन शुरू किया और फिर उन्होंने जो एक इस किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया जिसमें सियासी मुखालफत दुश्मनी बन गई, तो फिर उन्होंने अपनी हुकूमत आने के बाद 2018 में जिस तरह से अपोजिशन को ट्रीट किया, आज वही जो अपोजिशन जब हुकूमत में आ गई है तो वो भी कोशिश कर रही है कि उनको उसी तरह से पे बैक करे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बदलनी चाहिए। अगर किसी पार्टी ने कर भी दी है तो दूसरी पार्टियों को ये फॉलो नहीं करना चाहिए। तो उसका हाल यही है कि गुफ्त शनीद करें, आपस में बातचीत करें। कुट्टी करके बैठ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है इस किस्म के तशद्दुद का जो मौजूदगी है उसकी बड़ी वजह एक जो है वो सोशल मीडिया भी है, और सोशल मीडिया पे मौजूद
फेक न्यूज़ और फेक प्रोपोगंडा भी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो इकदाम करती है, लेकिन कितना इम्पेक्ट कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया हमारे जो नैरेटिव बिल्डिंग में या पॉलिटिक्स रेवलरी में? देखिए, इसे हम पसंद करें या नापसंद करें, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि सोशल मीडिया हमारे मुल्क के अंदर नफ़रत का और तशद्दुद का, नफ़रत के नतीजे में फिर लोगों के अंदर पुरतशद्दुद रुझानात फ़रोग़ पाते हैं, कई लोगों की जानें भी जाती हैं। हमने कई दफ़ा देखा है कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जारी जो कि सही नहीं होती, उसके नतीजे में लोग चढ़ दौड़ते हैं किसी इबादत गाह के ऊपर, किसी कम्युनिटी के ऊपर, और फिर उसके ऊपर फिर इंसानी जानें भी जाती हैं। तो इसलिए इसको रेगुलेट करना इंतहाई ज़रूरी है, जायज़ तरीके से रेगुलेट किया जाए, विक्टिमाइज़ ना किया जाए, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, और फिर इसको एजुकेट किया जाए स्कूलों के अंदर तलबा तालबात को कि इसको आपने गलत इस्तेमाल नहीं करना। असम्बली के मेंबर हों, मीडिया के लोग हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, इन सब को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि इसके कितने मुज़िर असरात हैं अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करें। पीका एक्ट भी आ गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, लेकिन मैं इस चीज़ को एज ऑब्ज़र्वर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पीका एक्ट है, लेकिन अगर FIA की लिमिटेड जो रिसोर्सेज के तहत अगर इसको डील करना है, तो मेरे ख्याल में तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी। एक शहर में अगर लाहौर की मिसाल लें तो कितने लोगों के फेसबुक अकाउंट है, टिकटॉक अकाउंट है, या इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पूरे माशरे में कितने इन्फ्लुएंसर हैं, कितनों को रोक सकेंगे आप उसी पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत? देखिए, कानून का और सज़ा का कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि वो तमाम खिलाफ वर्जी करने वालों को तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन जिनको पकड़ लेते हैं उनको सज़ा दी जाती है, उसको पब्लिसाइज़ किया जाता है ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो, और फिर वो इस खौफ से न करें। एक तो खौफ की वजह से, और दूसरी बात है कि उन लोगों का शऊर अगर आप बेदार कर दें, उनको आप अवेयरनेस दे दें, तो फिर उनको एहसास होगा कि ये जो हम कोई पोस्ट करके किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कल को ये हमारे ऊपर भी हो सकता है और हमारे घर वालों के ऊपर भी नुकसान हो सकता है अगर हम इसको गलत इस्तेमाल करेंगे। से इसके अलावा अभी ये तो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़ी थ्रेट हैं कि इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके फिफ्थ जनरेशन वार के ज़रिए भी जो है वो हमारे दुश्मन जो है वो हर वक्त हमला कर रहे होते हैं। तो एज अ जो नेशन हमें इसको कैसे देखना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपने तय जो भी करते हैं, लेकिन एज अ होल अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई फेक न्यूज़ है तो हम तो उस पर यकीन कर रहे होते हैं। जी, इसीलिए इन तमाम चीज़ों की पेशबंदी करने के लिए रेगुलेट करना ज़रूरी है। कोई आदमी अगर फैक्ट चेक किए बगैर कोई चीज़ आपको प्रमोट कर देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फैक्ट्स अगर गलत होंगे। ये भी आपने सही कहा कि जो हमारे दुश्मन हैं बैरून मुल्क बैठे हुए, वो भी इस तरह की फ़ेक न्यूज़ को चला देते हैं। चूँकि वो मुल्क में नहीं होते तो उनके ऊपर तादीबी कार्रवाई फ़ौरी तौर पर तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे इदारे होने चाहिए जो फ़ौरी तौर पे विजिलेंट हों, फैक्ट चेक करें और फ़ौरी तौर पे उसकी तरदीद जारी करें। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और महंगा और बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन बहरहाल चूँकि एक हमें नुकसान पहुँचने का अंदेशा है तो हमें यह सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ करना होगा। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से आप क्या ख्यालात हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुबह तो तफवीज़ कर दी गई हैं, लेकिन क्या उससे मरकज़ को कमज़ोर नहीं कर दिया गया या निस्बतन उसके रिसोर्स कम नहीं हो गए? देखिए, इस बारे में आइन के अंदर हमने चीज़ें दर्ज कर दी हैं। 18वीं तरमीम मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुई थी, और अगर किसी को उसके बारे में महसूस होता है कि कुछ कमज़ोरी पैदा हो गई है या किसी चीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है, तो वो तो ज़ाहिर है फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए ही हो सकती है। लेकिन मेरे ख़्याल में वो जो 18वीं तरमीम थी उसने बहुत से शिकायत का अजाला किया था छोटे सूबों के अंदर, इसलिए अब उसको तब्दील करने के बजाय कोशिश करें कि हम अपनी आमदनी में इजाफ़ा करें, हमें टैक्सों में इजाफ़ा करें, ताकि वो जो सेंटर में कमज़ोरी आ गई है पैसे कम होने की वजह से, वो फिर टैक्सों को बढ़ाने की वजह से वो कमज़ोरी को रफ़ा किया जाए, बजाय इसके कि वो जो आपने 18वीं तरमीम में कुछ सहूलतें दी हैं सूबों को, उनको वापस लिया जाए। सही। इसके अलावा ये बताइएगा कि IMF के भी मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं, बेल आउट पैकेजेस के लिए अभी भी हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वो चीज़ों पे पाकिस्तान गवर्नमेंट के लेवल पर इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। तो हमारी कितनी पॉलिसीज़ IMF के जो है वो इन्फ्लुएंस में आ गई हैं और फर्दर हमें कितना
जो है मज़ीद इस हवाले से सफ़र करना पड़ेगा? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ IMF पे तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि IMF जो कुछ कर रहा है हमारी हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि आप ये इस्लाहात करें, वो हमारे इंटरेस्ट में है। अगर हुकूमत को खुला छोड़ दिया जाता, हाँ इसलिए नहीं करती कि उनके सियासी मफादात होते हैं। वो ये अगर चीज़ें कर दे तो उससे कुछ चीज़ों पे, जैसे पहले महंगाई बहुत हुई थी, तो महंगाई भी इस वजह से हुई थी कि IMF ने कुछ इनको इक़दामात करने के लिए कहा था, तो उसके नतीजे में हुआ ये कि कुछ अर्सा तो महंगाई रही, लेकिन अब चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं। तो लॉन्ग टर्म करने के लिए IMF को ये हिदायत देनी पड़ती हैं। अगर हमारी हुकूमत ख़ुद इन चीज़ों को समझ के खुद से काम कर ले तो IMF को कंट्रोल करने की ज़रूरत ना पेश आए। चूँकि हम पैसे लेते हैं कर्ज़ के तौर पे, उसको हम गैर ज़िम्मेदारी से ज़ाया कर देते हैं और फिर कर्ज़ वापस करने की पोजीशन में नहीं होते, तो इसलिए हम पे पाबंदियाँ लगती हैं, क्योंकि जिसने पैसे दिए हैं उसको तो फिर अपने पैसे वापस लेने के लिए ये तमाम इक़दामात करने पड़ेंगे। तो मेरे ख़्याल में उससे हमारा निज़ाम भी रिफॉर्म होता है, हमें फ़ायदा होता है, जो हमारी सियासी हुकूमतें अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाती। सही। PM ने भी ऐलान किया हुआ है कि ये आखिरी हमारा IMF का पैकेज होगा, तो आपको लगता है कि वाकई आखिरी होगा, पाकिस्तान इस पोजीशन में है? देखिए, अगर ये हुकूमत 4 साल रहेगी और इसके ज़माने में कोई ऐसा बड़ा एजिटेशन नहीं होता जिससे कि तमाम चीज़ें डिसरप्ट हो जाएं, तो फिर इस हुकूमत की सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं, लेकिन अब सीरियसनेस के अलावा चारा नहीं है। अगर आपने सीरियस ना दिखाई तो कोई मुल्क अब आपको एक पैसा भी देने को तैयार नहीं है। पहले तो आपको IMF के सर्टिफिकेट के बगैर मुल्क ऐसे होते थे जो कर्ज़ दे देते थे। जब आपके दोस्त, जो करीबी दोस्त हैं, वो भी कहते हैं IMF आपको सर्टिफाई करेगा तो फिर आपको पैसे देंगे, तो मेरे ख्याल में ना कोई हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा, ना हमें कोई कर्ज़ देगा, तो हमें करना पड़ेगा। अगर एजिटेशन पॉलिटिकली इतना हमारी फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, तो क्यों ना हो कि एक डायलॉग के ज़रिए, जैसे पहले मिसाक जमहूरियत हुआ है, कोई ना कोई डिस्कशन, कोई ना कोई नेगोशिएशन, कोई ना कोई मुज़ाकरात ऐसे किए जाएँ PTI के साथ, ताकि वो सिस्टम का हिस्सा भी रहें और जो है वो उनकी भी अग्रेंशन ख़त्म हो। जी हाँ, ठीक बात है, इस पर मुज़ाकरात होने चाहिए, आपस में इत्तफाक भी होना चाहिए, लेकिन सियासी जमातों को और सियासी हुकूमतों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके सियासी मफादात ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है, मुल्क का मफाद सबसे ज़्यादा अहम है। सही से। आज हमारे साथ डिस्कशन में बहुत सारी बातें जमहूरियत के हवाले से हैं, जमहूरियत की मजबूती के हवाले से बात हुई, और एक हक़ रायदही के हवाले से भी डिस्कशन हुई कि एक आम आदमी अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करता है तो उसकी जो गारंटी कैसे होगी, कैसे वो अपने आप को सिस्टम का हिस्सा समझेगा। इसके अलावा ये डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान जो है एक बेहतरी की सिमत में जा रहा है और मौजूदा हुकूमत के स्टेप्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्की करेगा। आपका होस्ट मुदस्सिर अलवी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।